नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में हो रहे परिवर्तन की। और भारत में इस समय जो परिवर्तन दिख रहा है, मुझे लगता है कि जो पिछले 70-75 सालों में हमको करना चाहिए था, वो अब भारत कर रहा है। अब कहने के लिए तो लोग जब चर्चा करना आप शुरू करेंगे, तो कहने के लिए लोग यहाँ तक कहना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी के आने से पहले कुछ था ही नहीं, मोदी जी आए हैं तभी भारत बना है, मोदी जी आए हैं तभी ये लाखों सालों का भारत है ही नहीं, ऐसी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन भारत में आया है, वो कभी पहले नहीं आया। जो प्रयास हमको करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय डॉलर और रुपया बराबर था। आपको एक एक पुराना मैं स्ट्रैटेजिकल वो देख रहा था। सन 1803 में 1803 में इसलिए बार-बार कहता हूँ 1801, 1803 क्योंकि इसी समय पर कंपनी ने एनेक्स्ड और एक्वायर्ड टेरिटरी यानी कि फुल फ्लैश शासन करना शुरू किया था। और उस समय सोने का 1808 या 1809 में सोने का रेट था, वो $20 का था और उस समय डॉलर और रुपया बल्कि डॉलर से स्ट्रॉन्ग था। और ये बात 1933 तक चली है। 1933 तक 23-24 रुपए का मतलब 23-24 डॉलर का किलो सोना हुआ करता था। अभी आपको देखने में अगर आप देखना चाहें तो 8,000 $9,000 कभी-कभी $10,000 का आपको सोने का रेट देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आता है कि किस प्रकार से सोने का रेट बढ़ा है। और उस समय भारत का जो विकास था यानी कि जो स्वतंत्रता के समय भारत की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के लगभग बराबर थी। सिंगापुर हमारे बाद आज़ाद हुआ है। हांगकांग तो अभी-अभी आज़ाद हुआ है, कुछ समय पहले ही चाइना ने उसको अपने कब्ज़े में लिया। ऐसे देश, ऐसे संसार में कई एक कंट्री आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनकी विकास या जिसमें जो डेवलपमेंट है, वो हमारे बाद स्वतंत्र होने के बावजूद बहुत तेज़ है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में हम राजनीति दूसरे प्रकार की कर रहे थे। डेवलपमेंट की राजनीति हम कर ही नहीं रहे थे, आवश्यकताओं को पूर्ण करने की राजनीति कर रहे थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे और वो संसार के सबसे योग्य और काबिल व्यक्ति अपने आप को समझते थे। ये सब कुछ भारत में चल रहा था। अब जो उस समय की नई इंडस्ट्री थी, जैसे ये एयरबस भारत में आई है, जो आज मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। ये एयरबस आप सोचिए कि फ्रांस उस समय तो विश्व युद्ध में सब परेशान थे, सब के सब। जब हमारी इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के बराबर थी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी, डॉलर और रुपया बराबर था, तो क्या स्थिति रही होगी। तो एयरबस की स्थापना सन 1960 में हुई। हमने भी एचएएल की स्थापना उसी समय लगभग की और एचएएल जो जो लोअर एयरक्राफ्ट बना रहा है या लाइट व्हीकल बना रहा है। लेकिन डिफेंस के मामले में जो बड़े हमें व्हीकल चाहिए, जो एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, वो हम अभी तक इम्पोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद परिवर्तन ये आया कि उन्होंने ये फैसला किया कि कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हम भारत में बना सकते हैं, वो सब बनाएँगे। राजनाथ जी जब डिफेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कई एक आइटम्स जो भारत में बन सकते हैं, उनके इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। थोड़ी महँगी होगी, थोड़ी समस्याएँ होंगी, कुछ समय तक हम सफ़र कर सकते हैं। हालाँकि डिफेंस में सफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन इक्विपमेंट के मामले में हम कुछ समय तक सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उन इक्विपमेंटों को जिस पर हमें सफ़र नहीं करना है और जिसको हमें लेना है, जिससे हमारे डिफेंस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एट लीस्ट वो तो भारत में बनाई जा सकते हैं। तो डिफेंस एक्सपो पिछले महीने ही डिफेंस एक्सपो की प्रदर्शनी लगाई गई थी और मोदी जी ने आज भूरी-भूरी प्रशंसा भी की और ये कहा है कि भई डिफेंस एक्सपो क्या है? आप सोचिए कि एयरबस जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब सबसे लीडिंग कंपनी है, जो तीनों प्रकार के 3 प्रकार मोस्टली होते हैं, तीनों प्रकार बना रही है। वो एयरबस सर्विसेज़ भी बना रही है, यानी कि सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट भी बना रही है और वो डिफेंस के एयरक्राफ्ट भी बनाती है और हेलीकॉप्टर भी बनाती है। आज ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते, वो कई देशों में अपने प्लांट्स लगाती है।
वो फ्रांस के कुछ लोगों ने उसको शुरू किया था, एयरबस फ्रांस, ऐसे फ्रांस की एयरबस थी, फिर जर्मनी के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ, जर्मनी के कुछ दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, फिर यूरोप के कई कंपनियों के साथ उनके छोटे-छोटे कोलैबोरेशन हुए, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। अब आप सोचो कि 70 वर्ष हो गए, एयरबस जो संसार में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है, उस वो लगभग 10,000 एयरक्राफ्ट अभी उन्होंने माइलस्टोन पूरा किया है और ऐसा कहते हैं कि वो 50,000 20,000 एयरक्राफ्ट के लगभग इस समय स्थिति में हैं। अमेरिका में उनका प्लांट है, चाइना में उनका प्लांट है। उनका प्लांट मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने अमेरिका में लगा दी, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी यूरोप के लगभग सभी कंट्रियों में, बड़े कंट्रियों में उनकी यूनिट्स हैं और इधर चाइना में भी लगा दी। भारत में वो अपनी यूनिट भी भारत सरकार उनकी यूनिट भी भारत में नहीं ला पाई। अब आप सोचो एयरबस ने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा चाइना में, तो चाइना को कितना बल मिला होगा, वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ का जो कामगार था, वहाँ जो काम करने निकला कि चाइना पिछले 20 वर्ष में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, सिर्फ 20 वर्ष में। हालाँकि चाइना कभी कमज़ोर नहीं था, लेकिन पिछले 20 वर्ष में क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ मेड इन चाइना के लिए मँगाया और पूरे विश्व ने इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने कहा सस्ती लेबर देंगे, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, मेड इन चाइना और सेल इन अदर कंट्रीज़। वो इलेक्ट्रॉनिक का मामला हो, वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का मामला हो, वो खिलौनों का मामला हो, वो इस प्रकार के आर्टिसन मैटर्स का मामला हो या एयरक्राफ्ट का मामला हो, इन सभी में चाइना ने अपनी लैंड प्रोवाइड की, सस्ती लेबर प्रोवाइड की। धीरे-धीरे वहाँ स्किल डेवलपमेंट हो गया और स्किल डेवलपमेंट का परिणाम ये निकला कि धीरे-धीरे करके वहाँ पर उन्होंने अपने इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। भारत ने अब जो उपलब्धि की है, यानी कि एयरबस का कोलैबोरेशन टाटा सन्स के साथ हुआ है। और टीसीएस भी इसमें इन्वॉल्व्ड है क्योंकि एयरबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, वो है इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन, वो है सॉफ्टवेयर का पोर्शन। और सॉफ्टवेयर की टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जो है विश्व की एक ऐसी कंपनी है, जो बहुत हो-हल्ला नहीं करती, लेकिन उस वो सॉफ्टवेयर के मामले में अग्रणी भूमिका में विश्व भर में है। मतलब टॉप इंडस्ट्रीज में वो है जो पूरे विश्व के लिए काम करता है। तो टीसीएस इसमें इन्वॉल्व हुई है, टाटा सन्स इसमें इन्वॉल्व हुआ है और एयरबस की यूनिट बड़ोदरा में लगा दी गई। अब देखिए, एक बात तो ये है कि एयरबस हम खरीदते हैं, दूसरी बात ये है कि एयरबस हम सीधी-सीधी खरीद लें, हम कोई चीज़ सीधी खरीद लें। हमने राफेल खरीदा, सीधा खरीद लिया, हमने रशिया से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, सीधे खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से इक्विपमेंट सीधे खरीद रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने किया, वो ये कहा कि हम आपसे खरीदेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है हम खरीदेंगे, लेकिन हम उसी देश का खरीदेंगे जो देश भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेगा, जो देश भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और हमारे हमको टेक्नोलॉजी देगा। तो 2 में से 1 काम करिए। एक तो ये है कि आप हमें इक्विपमेंट दे रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हम आपकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, आप हमें उसकी टेक्नोलॉजी दी। अमेरिका ने कभी भी टेक्नोलॉजी देने के लिए एग्री नहीं हुआ, इसलिए हमने रशिया के साथ काम किया, क्योंकि रशिया हमको टेक्नोलॉजी देने के लिए राज़ी रहता है, रशिया हमको टेक्नोलॉजी देता है साथ में। रशिया हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है, देश में बहुत सारे एयरक्राफ्ट वो बताया सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना, ब्रह्मोस संसार का अद्वितीय टाइप का एयरक्राफ्ट है। वो भारत में वो मिसाइल है, वो भारत में बन रही है। आप सोचो और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेड इन इंडिया जो मोदी जी ने शुरू किया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब भारत का प्योर स्वदेशी प्रोडक्ट है, जो भारत में बनकर तैयार हुआ और वो भारत में बिकता है और पूरे विश्व में उसकी जो एक्सपोर्ट होता है वो। और मेड इन इंडिया, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब कुछ है, आप हमसे जगह लीजिए और यहाँ पर बनाइए, सस्ती लेबर लीजिए, इनसे बनवाइए और आप हमें भी बेचिए और विश्व को बेचिए। एयरबस के साथ हमने कुछ ऐसे राफेल के साथ भी ऐसा ही किया था। राफेल के साथ जो राफेल की कंपनी है, उसका हमने अंबानी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करवाया था। हालाँकि हाय अल्लाह बहुत किया था लोगों ने कि भई अंबानी इसको बढ़ा रहे हैं, अडानी इसको बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला-ढिमाका, बहुत कुछ देश में बवाल हुआ था। लेकिन अभी टाटा सन्स के साथ एयरबस का हुआ है और वो भी सी-29 सी सी कौन-सा वो एयरक्राफ्ट हमने
खरीदने की बात कही है और हमने कहा है कि 56 एयरक्राफ्ट आप हमें दे दीजिए, हमारी सप्लाई 2025 तक पूरी कर दीजिए। उसके बाद टाटा बनाएगा यहाँ। टाटा बनाएगा मतलब है कि टाटा के साथ जो कोलैबोरेशन एयरबस का हो रहा है, उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो पूरे विश्व को तो मेड इन इंडिया सप्लाई इन ग्लोब, ऐसा मोदी जी ने आह्वान किया। तो मेड इन इंडिया एंड सेल इन ग्लोब, पूरे विश्व में बेचिए, कोई समस्या नहीं है, भारत में उसको बनाइए। हम अब 2025 के बाद मतलब 2024 में हम लगभग एंड तक ले चुके होंगे। 2025 में हो सकता है थोड़े एयरक्राफ्ट रह जाए, वो हम ले लें। उसके बाद अब टाटा सन्स भारत में बनाएगा और टाटा सन्स जो भारत में बनाएगा, वो भारत की आपूर्ति भी करेगा और विश्व को भी बेचेगा। इससे टेक्नोलॉजी आएगी। ये 70 वर्ष में, आज़ादी के 75 वर्ष बाद 75वें अमृत महोत्सव में भारत के लिए अद्वितीय बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी अभी तक डिफेंस के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भारत में एग्री नहीं हुई है। दसॉल्ट हुई है, जो राफेल बनाती है, लेकिन अभी भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई। लेकिन ये पहली कंपनी है जिसने टाटा के साथ मिलकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आप सोचिए क्या है। अब ये क्यों अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारी सरकारों ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। भई कोई कंपनी आएगी तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। उसको उसको रोड अच्छी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी चाहिए, उसको बिजली की आपूर्ति अच्छी चाहिए, उसको बाकी पानी-वानी की सप्लाई उसको अच्छी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपको देनी पड़ेंगी और ये चीज़ें अगर नहीं देंगे, तो वो कैसे बनाएँगे यहाँ? इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आए, तो आपकी लेबर सस्ती है लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा। लॉजिस्टिक कॉस्ट उसको कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, जो जो ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए में तैयार हुआ और वो वहाँ से सप्लाई होते-होते अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते-पहुँचते 20 लाख रुपए और खा गया। तो ये 20% उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गई। 20% लॉजिस्टिक कॉस्ट जिस कंट्रियों की होगी, हमारे यहाँ तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% के लगभग थी। नितिन गडकरी जी लगातार कहते हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी ही पड़ेगी। अब वो बाय एयर से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जाए, बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन से कम की जाए, बाय जो जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है उससे कम की जाए, कुल मिलाकर भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना। इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, वो बिजली की वजह से है, वो तेल की वजह से है, वो अदर इक्विपमेंट की वजह से है, वो रॉ मटेरियल की वजह से, वो सब कुछ कम होगी, लेबर भी कम होगी, तो ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग सफल हो सकती है, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सफल नहीं हो सकती। मोदी जी ने ईज़ इन बिज़नेस को लेकर फ़ॉर्मूला बनाया और उस फ़ॉर्मूले में जो राज्य सरकारें लगातार उस पर प्रश्न खड़े करती थीं, जो राज्य सरकारें उस पर अड़बेंगे अटकाती थीं। अब आप सोचो अखिलेश यादव जैसी सरकार, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ भी लगा दीजिए, उनको चाहिए। ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे डेवलपमेंट कर पाएँगे? कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँगे? कैसे यहाँ पर विकास कर पाएँगे? कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएँगे अगर आपकी नीयत खराब होगी तो? लेकिन ये बात साफ है कि 70-75 वर्ष में ये पहली बड़ी उपलब्धि मोदी जी के 8 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की वजह से, यहाँ जो नौकरशाही छाई हुई थी, जो लाल फीताशाही यहाँ पर छाई हुई थी, जो अर्बन नक्सलिज़्म यहाँ पर छाया हुआ था, जो कम्युनिस्ट यूनियनें यहाँ पर छाई हुई थी, जो यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट महँगी थी, वो सब कुछ सारे अड़बेंगे खत्म करने की कोशिश की है और वो अड़बेंगे खत्म करने से भारत में इन्वेस्टमेंट आया है। आपको हम सभी को शुभकामनाएँ आप सभी को देते हैं कि भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई है जो 2025 के बाद डिफेंस एयरक्राफ्ट भारत को देना शुरू कर देगी। केवल एयरबस नहीं, विश्व के सबसे बड़े एयरबस भी वही बनाते हैं। विश्व में सबसे बड़े एयरबस के मैन्युफैक्चरर वही हैं। एयरबस से मतलब है जो आप ये जो देश में तमाम तरह की बड़े-बड़े प्लेन देख रहे हैं इकोनॉमी क्लास के, ये सब मोस्टली एयरबस के बनाए हुए हैं। एयरबस बनाता भी है, आप खरीद लीजिए तो खरीद लीजिए, नहीं तो वो लीज़ पर भी देता है। और लीज़ पर ये मोस्टली जो माल्या है, माल्या तो लीज़ के चक्कर में ही बर्बाद हो गया। वो लीज़ पर तमाम चला रहा था और बाद में वो सब गड़बड़ घोटाला निकल आया और वो फँस गया। कुल मिलाकर भारत में 2000 एयरक्राफ्ट की अगले
10 वर्षों में आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा और 2000 एयरक्राफ्ट हमको खरीदने पड़ेंगे, कहीं न कहीं से इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो एयरबस को कन्विंस कर ले गए मोदी जी कि भारत में आइए और भारत में अपनी यूनिट लगाइए। यूनिट लगाकर भारत में 2000 एयरक्राफ्ट तो आपने 10,000, 15,000, 20,000 अभी तक बेचे हैं, 2000 अगले 10 साल में हम ही खरीद लेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर यूनिट बड़ी करते चले जाते हैं, तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट भी करिए। चाइना से डिटैच होइए, यहाँ पर आइए, करिए। मुझे लगता है ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आप सभी को शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।